नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वे कौन से विषय जिन पे हम लोग आज बात करेंगे। तो यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है वॉकविटा पोर्पोइस के बारे में। दरअसल यह न्यूज़ चर्चा में क्यों आई है और वॉकविटा पोर्पोइस है क्या, यह जानते हैं। इसमें तो पता लग रहा है कि भाई इंटरनेशनल व्हेल कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, एक चेतावनी जारी की है और उसमें बताया है कि वॉकविटा पोर्पोइस जो है इसको पहले लुप्त प्राय माना जाता था, यानी कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसको देखने को ना मिले। लेकिन अब बता रहे हैं कि इसने पहली चेतावनी जारी कर दी और कह दिया है कि अब बिल्कुल जल्द ही यह लुप्त हो जाएगी, ऐसा पता लग रहा है। तो इससे संबंधित बातों को अब जानना समझना जरूरी हो गया, क्योंकि एनवायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आगे बढ़ते हैं, हमें बातें पता लग रही है इससे संबंधित कुछ और, जिसमें बताया गया है कि अगर वर्तमान में हम वॉकविटा पोर्पोइस की बात करें तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में ही इसकी संख्या पाई जाती है 10। इसके अलावा दुनिया में कहीं भी अब वॉकविटा पोर्पोइस को देखा नहीं जा रहा है, यह महत्वपूर्ण बात है। हालांकि अगर हम इसका इतिहास समझें तो पता लगता है कि वर्ष 1997 में इसकी संख्या लगभग 570 थी और उस समय यह दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में बिखरी हुई थी। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हम जलवायु परिवर्तन के अनेक परिणामों से जूझ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हमें पता लग रहा है कि वॉकविटा पोर्पोइस की संख्या में निरंतर गिरावट हुई, जिस वजह से अब यह बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में अपनी समाप्ति की ओर पहुंच गई है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कुछ बातें जरूरी है वॉकविटा पोर्पोइस से संबंधित हम लोग जान ले तो पता लग रहा है कि यह विश्व का सबसे छोटा समुद्री स्तनपायी है। ठीक, हमें पता लग रहा है कि यह जो प्रजाति है वॉकविटा पोर्पोइस, यह सिटासियन प्रजाति का एक जीव होता है। सिटासियन प्रजाति का जीव मतलब क्या है, तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि भाई यह पहली बात तो एक वैज्ञानिक शब्द है जो समुद्री स्तनधारियों के समूह के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, चाहे तो वह बनाना चाहे सिटासियन से बना ले या फिर वॉकविटा पोर्पोइस से बना ले। ठीक है, तो जो सिटासिया है यह समुद्री स्तनधारियों का एक वैज्ञानिक नाम है। बताते हैं कि इसमें व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोइस को शामिल किया जाता है और वर्तमान में पूरी दुनिया में सिटासियन की 90 से अधिक प्रजातियां पाई जा रही हैं, जो अलग अलग जगह पे बिखरी हुई हैं, चाहे महासागर हो, तालाब हो या फिर कोई और नदी। बात क्लियर है सभी को। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो पता लगता है कि वॉकविटा पोर्पोइस की जो लंबाई है सामान्य रूप से 4 से 5 फीट होती है, लेकिन IUCN ने पहले ही इसको अपनी रेड लिस्ट में शामिल कर रखा है और बता रहे हैं कि इसको गंभीर रूप से लुप्त प्राय घोषित किया हुआ है। यानी कि ये बता रहे हैं कि ये जो प्राणी है, ये जो जीव है, यह क्रिटिकल इंजेंडर है, लेकिन अगर यह लुप्त हो जाएगा तो इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर देंगे, यानी कि अब यह है ही नहीं, संसार में देखा ही नहीं जा सकता। बात क्लियर है। लेकिन ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से यह आज इस स्थिति में पहुंच गई है? तो हमें पहली बात तो पता लग गया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सभी इसके परिणामों से जूझ रहे हैं, वैश्विक ताप निरंतर बढ़ रहा है और कुछ जीव इसी दौरान जो अधिक सुभेद होते हैं, जो बहुत ही अधिक प्रभावित होते हैं जलवायु परिवर्तन से या पर्यावरणीय दशाओं के बदल जाने से, तो वह जल्दी प्रभावित होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। हालांकि इसके प्रभावित होने का मुख्य कारण माना जाता है टोटोबा मछली का शिकार। जनरली क्या होता है कि टोटोबा मछली जो है एक महत्वपूर्ण मछली है। बताते हैं कि इसका उपयोग कथित तौर पर औषधियों के लिए किया जाता है, इसमें औषधीय गुण अधिक है, इसलिए इसको बहुत अधिक पकड़ा जाता है समुद्र से। लेकिन बताते हैं कि जो ये है टोटोबा आहार है वॉकविटा पोर्पोइस का। इसी वजह से जब टोटोबा को शिकार किया जाता है तो इसके शिकार के दौरान कई बार वॉकविटा पोर्पोइस भी पकड़ में आ जाती है, तो जालों में वह फंस जाती है, जिस वजह से उसको भी शिकार कर लिया जाता है, जिसके बाद इसकी संख्या में निरंतर गिरावट दर्ज कर ली गई है। बात क्लियर सभी को। अगर हम यहाँ पे टोटोबा की बात करें तो यह भी पता लग रहा है कि यह भी एक लुप्त प्राय मछली है, यानी कि इसके लिए भी वैज्ञानिकों ने संभावना बताई है कि जल्द हो सकता है कि यह मछली भी लुप्त हो जाए। तो टोटोबा भी लुप्त प्राय है और पहले पता लग रहा है कि वॉकविटा पोर्पोइस भी इसी श्रेणी में थी, जिसको अब बोल रहे हैं कि पहली चेतावनी देकर के कि जल्द हमें यह देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यह पूरा का पूरा विषय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न से एक प्रश्न बना सकते हैं हम लोग, जो हमसे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है और ज़रूरी है कि आप लोग उसका जवाब दें वीडियो पॉज करके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग रेगुलर जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, प्रश्नों को समझ रहे हैं। तो अच्छी बात है, ऐसे प्रयास करिए आप लोग भी जो कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस विषय से जो प्रश्न होना चाहिए वह हम लोग की स्क्रीन पर आ गया है, तो जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ जाते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है केरलम के बारे में। भाई केरलम चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि भाई केरल की विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश कर दिया गया है और प्रस्ताव को पेश करते हुए बोला गया है कि हम चाहते हैं कि संविधान के साथ साथ भारत के सभी कार्यालय रिकॉर्डों के अंदर केरल के नाम को बदल दिया जाए और अब केरल को केरल नहीं बल्कि केरलम के नाम से जाना जाए।
हालांकि एक बहुत ही सामान्य सी बात है बहुत लोगों के लिए कि एक नाम के पीछे माँ लगाने से क्या ही फर्क पड़ता है और क्या ही ज़रूरत है माँ लगाने की। अगर केरल चल रहा है तो ठीक भी है, लेकिन सरकार चाहती है, उसकी कुछ मंशाएं हैं जिसके पीछे कुछ कारण जुड़े हुए। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि क्या कह रहे हैं इससे संबंधित अन्य पक्ष। तो हमें पहले पता लग रहा है केरल के इतिहास से संबंधित कि केरल का नाम केरल ही क्यों रहा या इसका नाम कुछ और क्यों नहीं हुआ। तो बताते हैं कि इसका इतिहास जुड़ा हुआ है सम्राट अशोक के एक शिलालेख से, जहां पर एक प्रमुख व्यक्ति को घोषित किया गया था केरल पुत्र, यानी कि केरल की संतान या वह केरल का पुत्र है। तो इसी स्थिति में बताते हैं कि यह जो नाम था, यह जो शब्द प्रयोग किया गया था, इसी वजह से भारत के इस क्षेत्र का नाम केरल पड़ गया था और अब सरकार चाहती है कि इस नाम को बदल के केरलम कर दिया जाए। हालांकि कुछ और हमें खास बात पता नहीं लगती, लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और चीज़ें हम लोग के सामने आती है अभी। जैसे कि केरलम नाम रखना चाहती है सरकार, तो क्यों रखना चाहती है? तो कह रहे हैं कि मलयालम में तो पहले ही केरल को केरलम ही बोला जाता है, यानी कि पूरी भारत जहाँ पे एक तरफ केरल को केरल बोलती है, वहीं वे लोग जो मलयालम भाषी लोग हैं वह लोग केरल को केरल नहीं बल्कि केरलम कहते हैं। मानते हैं कि केरलम शब्द की जो उत्पत्ति है यह चेरम से हुई है। एक शब्द चेरम है, चेरम से ही केरलम बना। चेरम शब्द के बारे में बताते हैं कि यह शब्द मुख्य रूप से चेर धातु से बना था, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, और इसी शब्द को बाद में प्रयोग करते हुए केरल नाम बना दिया गया और केरल को मलयालम भाषा में केरलम नाम दिया गया। बात क्लियर है? कई लोग ये भी बताते हैं कि यह जो शब्द है, इसका शब्द का जुड़ाव जो है वह एक संयुक्त शब्द, यानी कि दो मिले हुए शब्द हैं जिसको चेरलम कहते हैं। तो बताते हैं जिस प्रकार की केरल जो है उसके लिए चेर धातु या चेरम जिम्मेदार है, ठीक उसी प्रकार केरलम के लिए भी कह रहे हैं कि चेरलम जिम्मेदार है। ठीक है, और इस चेरलम में जो अलम शब्द का प्रयोग किया गया, बताते हैं कि इसका अर्थ भूमि या कोई क्षेत्र होता है, यानी कि चेर की भूमि या चेर वाली भूमि। यह एक अर्थ इस प्रकार का स्पष्ट कर रही है। और हम सभी जानते हैं कि इतिहास में चेर लोग इसी क्षेत्र में निवास करते थे, उनका साम्राज्य भी यहीं आसपास वाले क्षेत्र में बना हुआ था। बात क्लियर है? तो कहीं ना कहीं इतिहास जो है हम लोग उसी से चीज़ों को जोड़ते हैं और इस प्रकार से मामला समझ लेते हैं। कहानी सबको क्लियर हो गई है? तो केरल, केरलम कहीं ना कहीं चेर से जुड़ा हुआ है और चेर नाम का एक साम्राज्य था। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते तो बताते हैं कि केरलम को गोकर्णम और कन्याकुमारी के बीच का क्षेत्र माना जाता था, यानी कि कहाँ पे? चेरलम, यानी कि जो क्षेत्र है यह गोकर्णम और कन्याकुमारी के बीच है। बात क्लियर है सभी को? तो फिलहाल सरकार ने पूरा फैसला कर लिया है, प्रस्ताव पारित कर दिया है, बातें बता दी गई हैं कि अब भाई आने वाले समय में केरल को केरलम के रूप में जाना जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल वहाँ प्रस्ताव पारित हुआ है और किसी राज्य के नाम को बदलने के लिए एक विधायी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वह विधायी प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित की गई है। लेकिन जब आप चाहते हैं कि आप इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए अपने राज्य का नाम बदलें, उससे पहले ज़रूरी है कि आपको राज्य से संबंधित कुछ विभागों से आपको लेना पड़ेगा वहाँ से NOC। ठीक है, यानी कि वे ऑब्जेक्ट का करके, क्योंकि जरूरी है कि आपका नाम बदलेगा तो सिर्फ नाम ही नहीं बदलेगा बल्कि एक बहुत बड़ी व्यवस्था प्रभावित होगी। बहुत सारे विभाग जो जुड़े हुए हैं इस व्यवस्था से वे भी प्रभावित होंगे। तो बता रहे हैं कि पहले प्रस्ताव देने से पहले यह जरूरी है कि आप रेल मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक डिपार्टमेंट, इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण और भारत के रजिस्ट्रार जनरल जैसी कई इकाइयों से NOC लें। अगर आप NOC लेंगे तो उसको आप अपने प्रस्ताव में शामिल कर सकते हैं, जिसके बाद प्रस्ताव की जो विधायी प्रक्रिया उसका पालन किया जाएगा। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया। संविधान का अनुच्छेद 2 हमें यह बताता है कि अगर आप चाहते हैं किसी नए राज्य की स्थापना करना या नए राज्य का गठन करना तो वह काम अनुच्छेद 2 में होगा, लेकिन अनुच्छेद 3 में वह कार्य होगा जो भारत के किसी राज्य संबंधित है, चाहे नाम बदलना हो, सीमा बदलना हो या फिर सीमाओं को बदल करके किसी नए राज्य का गठन करना हो, वह सभी मामला यहाँ पे शामिल होता है। तो हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप चाहते हैं कि आप अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए नाम बदलें तो पहले एक प्रस्ताव तैयार करना होगा। यह प्रक्रिया चाहे तो राज्य विधानमंडल शुरू कर ले या फिर संसद शुरू कर ले, दोनों ही स्तरों पे हो सकती है, लेकिन मुख्य भूमिका संसद की होती है क्योंकि राज्य विधानमंडल शुरू करेगा तो भी भाई वो संसद में ही जाएगा। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप राष्ट्रपति से मंजूरी ले लें। यदि राष्ट्रपति आपको रोक देता है तो कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तो राष्ट्रपति अप्रूवल दे देगा। अगर संसद के स्तर पर शुरू हुई है तो राष्ट्रपति देखेगा, मामला विधानसभा में भेजेगा, वहाँ से सिफारिशें आएंगी, इनको देखने के बाद आपको संसद में भेजेगा, फिर उसके बाद आगे का कार्य होगा। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल ही चाहता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन देगा, संसद में मामला जाएगा, संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति फाइनल अप्रूवल दे देगा, जिसके बाद नाम बदल दिया जाएगा। यह इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक, तो राष्ट्रपति की
सिफारिश होगी, राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देगा। और अगर संसद से आया है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने राज्य विधानमंडल के पास भेजा है और राज्य का विधानमंडल अपनी कुछ सिफारिशें भेज देता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा कि इस मामले में राज्य की भेजी गई सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होगी, यानी कि चाहे तो संसद या फिर राष्ट्रपति दोनों ही राज्य की सिफारिशों को दरकिनार करके आगे बढ़ सकते हैं। यह प्रस्ताव सामान्य रूप से साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है, ना तो इसमें विशेष बहुमत का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, ना ही राज्यों का कंसर्न बहुत अधिक जरूरी होता है इसमें। ठीक है, तो जब सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, राष्ट्रपति अप्रूवल दे देगा तो राज्य का नाम बदल जाएगा। यह पूरी इसकी विधायक प्रक्रिया है जो उल्लेखित है कहाँ, अनुच्छेद 3 में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पूरा का पूरा यह कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है जो आप लोग की स्क्रीन पर है और आंसर आप लोग को कमेंट करना है, जल्दी से कर दीजिए। बढ़ जाते हैं आगे अगली न्यूज़ की तरफ जो हमें बता रही है वासुदेव कुटुंबकम के बारे में। वासुदेव कुटुंबकम हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ एक प्राचीन शब्द है जो बताता है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक परिवार है। इसलिए इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में केवल इंसान ही नहीं बल्कि सभी प्राणी और छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं माना जाता है कि वे सभी भी शामिल हैं। तो वर्तमान में जैसा कि हमें पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारत का जो लोगो है, जो थीम है, उस थीम के अंदर वासुदेव कुटुंबकम को शामिल किया गया है। बात क्लियर है आप लोग को? तो ऐसी स्थिति में भी क्या हुआ था कि भाई एक बैठक चल रही थी। ठीक है, तो बताते हैं कि उस बैठक के अंदर चाइना ने कहा है कि भाई G20 के जितने भी दस्तावेज तैयार हो रहे हैं उन सभी दस्तावेजों में वासुदेव कुटुंबकम लिखा हुआ है, लेकिन यह जो वसुदेव कुटुंबकम है यह शब्द हम लोग को प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसने आपत्ति जताई है और विरोध किया है यहाँ वासुदेव कुटुंबकम के प्रयोग करने का। तो क्या कारण बताएं, जरूरी है कि हम लोग उस कारण से परिचित हो और कहीं ना कहीं अब वसुदेव कुटुंबकम जो शब्द हम लोग के लिए है, इस वाक्य को एक नया मोड़ दे दिया है यहाँ पे चाइना के स्टेटमेंट ने। हमें क्या पता लग रहा है कि भाई हाल ही में ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक हो रही थी G20 की, तो इसी बैठक में सारा का सारा विवाद खड़ा हुआ। तो यहाँ पर यह जो स्टेटमेंट है चाइना की तरफ से आया है, उसने बताया है कि वसुदेव कुटुंबकम जो शब्द है यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है, इसलिए इसको प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संस्कृत को वैश्विक भाषा के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है। वैश्विक भाषा के रूप में मान्यता जनरली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं UN की भाषा से। संयुक्त राष्ट्र में जो जो भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को ही यूनिवर्सल भाषा मान लिया था, जैसे कि इसमें शामिल है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। यह सभी भाषाएं फिलहाल इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, 6 भाषाएं हैं ये। तो हमें पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर संस्कृत का उल्लेख नहीं है। तो वही बात चाइना ने कही और कहा है कि जब संस्कृत भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है तो इस प्रकार G20 के सभी दस्तावेजों में इसका प्रयोग गलत हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से ये पूरा का पूरा विवाद सामने आया। तो ज़रूरी है कि आप लोग इसके कारण से अच्छे से परिचित हो, क्योंकि ये फिलहाल भारत की अध्यक्षता के दौरान जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स में वासुदेव कुटुंबकम लिखा ही जाएगा, क्योंकि भारत की यह थीम है G20 पर अध्यक्षता की। ठीक है, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें वासुदेव कुटुंबकम के बारे में पता चल रही है, जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? संपूर्ण विश्व एक परिवार है जिसमें छोटे छोटे जीव भी शामिल है। बताते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम वह दार्शनिक अवधारणा है जो सार्वभौमिक भाईचारे और सभी प्राणियों के परस्पर संबंध के विचार को पोषित करती है। जरूरी है कि सबके प्रति आप अपने मन में प्यार रखें। हालांकि यह जो वाक्य है, यह वाक्य हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो बताते हैं कि मह उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है, वहाँ इससे संबंधित सभी विचारधाराएं और जो भी दर्शन है उसको प्रस्तुत किया गया। तो अच्छा लगा हमें, इसलिए हम लोगों ने वहाँ से इसको एक्सेप्ट किया। और उपनिषद तो भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग है ही, ये हम जानते हैं। बात क्लियर है? तो इस प्रकार यहाँ पे अब आपत्ति जता दी गई चाइना के द्वारा, बट यह सभी बातें जो हमने समझी हैं सभी ज़रूरी थी कि हमें पता हो। और चाइना का ऑब्जेक्शन भी किसी भी रूप में प्रश्न आ सकता है, जैसे कि प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है जिसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। बात क्लियर है? तो इसका आंसर मुझे जल्दी से दे दीजिए। तो इसी क्रम में बढ़ जाते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ बता रही है नया UPI के बारे में। तो भाई RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है हाल ही में, क्योंकि RBI की मौद्रिक जो कमेटी है उसकी भाई बैठक चल रही थी, तो उसमें उसके बाद इन्होंने बातचीत करके अब हमें बताई हैं कुछ बातें और कहा है कि अब UPI प्रणाली में कुछ नए फीचर्स को हम लोग शामिल करेंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो और भी अधिक बेहतर हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। तो क्या क्या बातें इन्होंने कही हैं जरा वह समझ लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई ऑफलाइन मोड पे बहुत सारे लोग आज भारत में UPI लाइट को यूज़ कर रहे हैं। पहले हम सभी को पता है कि UPI खासतौर पे हम लोग एंड्रॉइड फ़ोन में ही यूज़ कर पाते थे और वहीं से पेमेंट कर पाते थे, लेकिन इसका ऑफलाइन मोड शुरू किया गया कुछ दिन पहले। तो बताते हैं कि ऑफलाइन मोड में जो UPI लाइट चला रहे हैं लोग, इसके ट्रांजेक्शन लिमिट जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। कितना कर दिया जाएगा? कह रहे हैं कि वर्तमान में सिर्फ 200 रुपये है, अब इसको बढ़ा के हम लोग 500 रुपये कर देंगे, ताकि लोग अब अधिक खर्चा करें अपनी जेब से, ऐसा चाहता है हमारा RBI।
ठीक है, क्योंकि सब लोग आज के लिए ना, पहले हम लोग सोचते थे कि पैसा नहीं है वो खर्च नहीं होता था जेब में, लेकिन अब क्या है कि जेब में पैसा हो ना हो, फ़ोन में पैसा है तो जहाँ मन करता है बिल्कुल खर्च कर दिया। चाहे 5 रुपये भी करने हैं तो भाई आजकल बहुत लोग यूपीआई कर देते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हम कैश कैरी नहीं कर दे। बात क्लियर है, तो भाई आपके लिए सीमा बढ़ा दी गई है, तो अब अधिक खर्च कीजिएगा। साथ साथ हमें पता लग रहा है कि अब आरबीआई यह भी चाहता है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पर कन्वर्सेशनल पेमेंट की सुविधा शुरू कर दी जाए। कन्वर्सेशनल मतलब क्या है कि अब आप बातचीत करके भी पेमेंट कर पाएंगे, जो कि अभी तक नहीं होता था। इसमें कह रहे हैं कि इसके माध्यम से जो पूरा का पूरा यूपीआई सिस्टम है वो और अधिक सुरक्षित हो जाएगा, और कह रहे हैं कि एआई संचालित सिस्टम के साथ आप बातचीत करते हुए अपने पेमेंट्स को आने वाले समय में कर पाएंगे। कई बार होता है ना, बहुत लोगों को बार बार पूछते हैं कि यही नंबर है ना आपका, अरे यही वाला है ना, इसी वाले पे पेटीएम करना है ना, इसी वाले नंबर पे करना है, यही नाम आ रहा है, यही अकाउंट नंबर दिखा रहा है। तो वो समस्या हो सकता है कि आने वाले समय में कम हो जाएगी, और अब आपको पेमेंट से पहले 1 रुपया भी नहीं भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको शामिल किया जा रहा है। कह रहे हैं कि यह जो व्यवस्था है वह ऑफलाइन मोड पे स्मार्टफोन में भी रहेगी और फीचर फोन में, जो बटन वाला होता है ना उस वाले में। हाँ पता है मुझे, आप लोग यूज़ नहीं करते, बट ठीक है, दोनों ही जगह पे यह सिस्टम हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि शुरुआत में जब इस व्यवस्था को चालू किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, तो प्रारंभ में सिर्फ यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में रहेगी, लेकिन आने वाले समय में कह रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाएगा और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषाओं में भी इसका प्रयोग किया जाने लगेगा, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, यह एक नई उपलब्धि है हम लोगों के लिए। तकनीकी विकास हो रहा है यूपीआई के में, और हम लोग हमेशा से जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जो हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। कह रहे हैं कि यूपीआई लाइट के माध्यम से नियर फील्ड कम्युनिकेशन का प्रयोग करके भी अब यूपीआई भुगतान शुरू किया जाएगा ऑफलाइन मोड में। तो यह भी एक नया कार्यक्रम है जो अब शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एनएफसी बहुत सारे फोन्स में आता है, स्मार्टफोन में जनरली रहता है, तो अब इसका उपयोग करते हुए भी पेमेंट हम लोग कर पाएंगे, ऐसा बता रहे हैं, नज़दीकी डिस्टेंस के आधार पर, ठीक है बात। तो सारी बातें महत्वपूर्ण है, यूपीआई से जुड़ी हुई। यूपीआई अमूमन चर्चाओं में बहुत अधिक रहता है, प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न फिलहाल यहाँ से भी बन सकता है, जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आंसर कमेंट कर दीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रहे हैं उपग्रह बस प्रौद्योगिकी के बारे में। तो भाई हाल ही में इसरो ने एक फैसला लिया है, और जो उपग्रह बस तकनीक है, यानी कि IMS-1 उपग्रह बस तकनीक है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया है बेंगलोर की एक कंपनी को। कौन सी है? अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ इसको हस्तांतरित कर दिया है, समझौता कर लिया है। अब यह तकनीक सिर्फ इसरो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर तक भी पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसमें भारत में रहते हुए निजी कंपनियां भी अपनी भागीदारी को बढ़ाएं, और हमारी तरफ से अधिक नए प्रयोग हो सके, और हम लोग नए नए मुकाम हासिल करें। ये इसके मुख्य उद्देश्य। आगे की बात हमें क्या पता लग रही है कि पता होना चाहिए IMS-1 उपग्रह बस तकनीक दरअसल है क्या। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि इसको विकसित किया गया था UR राव उपग्रह केंद्र के द्वारा। बात क्लियर है। आगे पता लग रहा है कि इसकी खास बात यह है कि यह कम लागत वहन तकनीक है, यानी कि अगर आप अंतरिक्ष जाना चाहते हैं, कुछ भी आपको तैयार करना है यहाँ पर, तो बहुत अधिक खर्च नहीं लगेगा, और इस तकनीक में कम से कम खर्चे में आप अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं। कह रहे हैं कि केवल कम लागत ही नहीं, बल्कि समय भी बहुत कम लगता है, और कम समय में ही पूरी तरह से एक अच्छा रॉकेट तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा तकनीक है हम लोग को कहाँ मदद पहुंचाती है? पृथ्वी इमेजिंग में, महासागर और वायुमंडलीय अध्ययन में, सूक्ष्म तरंग, सुदूर संवेदन और अंतरिक्ष विज्ञान में। बात समझ गए? तो पृथ्वी की इमेजेस वगैरह जो हमें लेनी होंगी उसमें मदद कर देगा। अगर हम चाहते हैं वहाँ से ओशियंस वगैरह को देखना, जानना, समझना, तो यहाँ मदद हो जाएगी। जो हमारा वायुमंडल है उसका अध्ययन भी हम अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमारी माइक्रोवेव्स वगैरह होती हैं उन सभी को भी जान समझ लेंगे, और जो हमारा स्पेस साइंस है यह उस दिशा में भी महत्वपूर्ण रहेगा, और हमें नए पक्ष यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। तो बता रहे हैं कि इसका जो वजन होता है, यह वजन 100 किलोग्राम तक होता है, और जिसमें तहत यह 30 किलोग्राम तक के पेलोड कैरी करने में सक्षम होता है। जनरली में पता है कि रॉकेट को बड़ा बना जाता है उसके ईंधन की वजह से, उसकी जो बॉडी का अधिकांश हिस्सा होता है वो उसके ईंधन ने ही ले लिया होता है, तो बाकी हिस्से में पेलोड्स होते हैं। तो लगभग बता रहे हैं कि 30 किलोग्राम तक के पेलोड कैरी करने में यह सक्षम रहता है, ठीक है। तो जिस प्रकार का यह टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, नया तकनीकी टॉपिक है, तो उसी प्रकार का यहाँ एक आपके लिए प्रश्न भी है जिसका जवाब देना जरूरी है। तो कॉमेंट कर दीजिए। इसी के बाद बढ़ जाते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है MCM जहाज के बारे में। एक बेहद महत्वपूर्ण न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में भारत के पास एक भी MCM जहाज नहीं है। MCM जहाज दरअसल होता क्या है? तो यह बारूदी सुरंग रोधी जहाज होता है, यानी कि जब यह मूवमेंट कर रहा होता है तो ऐसी स्थिति में जहां पर बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं दूसरे देश के जहाज़ों को ध्वस्त करने के लिए और उन्हें हराने के लिए, या कभी युद्ध चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में, तो ये जो जहाज़ होते हैं यह उन माइंस को
खत्म करने में सक्षम होती है, उनको डिटेक्ट करने में सक्षम होती है। तो कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना ने भारतीय शिपयार्ड से 12 बारूदी सुरंग रोधी जहाज़ों को खरीदने के लिए अब नए सिरे से खोज शुरू कर दी है। यानी कि उसने अब एक नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि भाई वो कंपनीज जो कंपनीज इस क्षेत्र में के काम कर सकती हैं और हमें सस्ती से सस्ती कीमत पर इस प्रकार के जहाज़ उपलब्ध करा सकती हैं, वे आगे आएँ और इस क्षेत्र में प्रयास करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हमें पता लग रहा है कि वर्तमान में भारत के पास एक भी एमसीएम जहाज नहीं है। क्यों नहीं है? तो हमें पता लगता है कि भारत ने 1970 के दशक के अंत में रशिया, यानी कि उस समय इसको सोवियत संघ कहा जाता था, तो उससे 6 जहाज लिए थे। लेकिन 6 जहाज़ों में जो अंतिम जहाज़ था, उस जहाज़ को भी अब 4 वर्ष पहले ही सेवा मुक्त कर दिया है। तो इसी वजह से अब हमारे पास एक भी जहाज़ नहीं है, तो कभी यदि आवश्यकता हुई, ज़रूरत पड़ी तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसलिए भाई हम लोग की जो सरकार है, जो नेवी है, वो चाहती है कि इस तरफ जल्दी से काम हो जाए और हम लोग आगे बढ़ जाएं, तो परेशानियां ना हो। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि समुद्र में हम लोग की नौसेनाएं मजबूत होंगी और बारूदी सुरंग युद्ध क्षमताओं को बढ़ाया जाना सक्षम हो जाएगा। कहते हैं कि जो इसकी डिलीवरी, यानी कि हम जो चाहते हैं कि हमें जो ये 12 जहाज़ मिले, तो कह रहे हैं कि कोशिश यही है कि 2030 से 2027 के बीच यह जहाज़ मिल जाए तो बहुत अधिक अच्छा हो जाएगा। बताते हैं कि भाई इसके निर्माण के लिए 2 सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनीज को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि यह बोली जो होती है रिवर्स होती है। ठीक है, रिवर्स ऑक्शन होता है। रिवर्स ऑक्शन में क्या होगा, जो सबसे कम बोली लगाएगा उसको भी प्रोडक्ट दिया जाएगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि प्रोजेक्ट उसको दिया जाता है, सबसे महंगी बोली लगाता है। नीलामी में हम सामान बेचते हैं तो महंगे में बेचते हैं, लेकिन यह रिवर्स ऑक्शन होता है जहाँ पर सबसे कम बोली लगाएगा जो, उसको दिया जाएगा। कहते हैं कि 2 सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनीज को प्रोजेक्ट दिया जाएगा। जो सबसे कम बोली लगाएगी उसको 8 और जो उससे थोड़ी ज़्यादा बोल लगाएगी उसको 4। तो 8:4 में यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दोनों कंपनीज के बीच में डिवाइड करने का कार्य किया जाएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पता लग रही हैं कुछ बातें एमसीएम जहाज से संबंधित कि दरअसल नेवी इसके बारे में चिंतित क्यों है। तो कार्य क्या है इसका, वह तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा बता रहे हैं कि माइन युद्ध से निपटने में यह सक्षम होता है। यानी कि जब कभी भी बारूदी सुरंग रोधी कुछ भी कार्य होना होगा तो यह जहाज बहुत अधिक मदद करेगा। और यह जो जहाज होते हैं बहुत अधिक प्रभावी और विश्वसनीय होते हैं, इसीलिए सरकारें इसका बहुत अधिक प्रयोग कर रही हैं और विश्व के अनेक देशों के पास आज यह तकनीक है, यह जहाज है। कहते हैं कि उथले और गहरे जल जो होते हैं, कहाँ होते हैं, उथले जल जो होते हैं तटों पर होते हैं, गहरे जल समुद्र के बीच में होते हैं। तो कह रहे हैं कि वहाँ ये लंबी अवधि तक बने रहने में सक्षम है, यानी कि इसकी ट्रैवल क्षमता अधिक बताई जाती है। इसके साथ साथ बता रहे हैं कि अगर कहीं भी भूमिगत संयोजित और संचालित बारूदी सुरंगें होंगी तो उनको डिटेक्ट भी कर लेगा, समाप्त भी कर देगा और पूरी तरह से निष्प्रभावी कर देगा। इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया जाता है, यह इसकी क्षमताएं होती हैं। ठीक है, कुछ मानक निर्धारित किए हैं फिलहाल नेवी ने और उन मानकों को अपने जो उसने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है उसमें शामिल किया है। तो बताया है कि किस प्रकार का जहाज़ हम लोग चाहते हैं अपने नेवी के लिए। तो कहा है कि भाई ये जहाज़ 87 मीटर लंबे, 15 मीटर चौड़े और 4.1 मीटर गहरे होने चाहिए। इस प्रकार का हमें जहाज़ चाहिए। इसका वजन इन्होंने कहा है कि भाई सामान्य रूप से 2800 टन रहे तो अच्छा रहेगा। साथ साथ कहा है कि भाई इस जहाज़ की क्षमता इतनी हो कि यह 30 वर्षों तक काम कर सके। ऐसा नहीं हो कि 10 वर्षों में, 8 वर्षों में पहले ही ध्वस्त हो जाए, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट खर्च किया जाएगा इसके ऊपर। तो जो अवधि है वह 30 वर्ष निर्धारित की गई है कि इतने समय तक तो यह कार्य करना चाहिए। और ज़रूरी भी है क्योंकि यदि 30 वर्षों तक सक्षम हमें जहाज़ मिल जाएगा तो इस दौरान हम कुछ न्यू इनोवेशन कर पाएंगे और नई नई तकनीकों के विकास से इस तरह आगे बढ़ भी पाएंगे। साथ साथ कह रहे हैं कि इसमें यह भी क्षमता हो कि 20 समुद्री मील से अधिक की गति पर यह चल सके। ऐसा नहीं हो कि इसकी स्पीड कम हो, बहुत स्लो चल रहा है, तो कम से कम इतनी स्पीड तो उसमें हो ताकि कभी समस्या हो, युद्ध हो तो अच्छा मूवमेंट इससे हमको मिल पाएगा। और साथ साथ यह भी कह दिया है कि भाई इसके लिए 75 नाविकों से अधिक की संख्या का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम जो नंबर्स ऑफ रहेगा इसमें ऑफिसर्स का, नाविकों का, वह 75 होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। यह बात इन्होंने पहले ही अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया। तो हो सकता है कि आपसे इन मानदंडों से भी कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी ज़रूरी बातें थी वह बातें मैंने इस क्लास में शामिल कर दी, बता दिया है आप लोग को इस जहाज़ के बारे में सभी बातें, और क्यों चाहते हैं, क्या ज़रूरत है, वह भी बात हो गई। तो ज़रूरी है कि आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर देते हैं। एक अच्छा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, बड़ी मेहनत से बनाए जा रहे हैं सभी प्रश्न, आप लोग जवाब देते हैं तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने कवर कर लिया। आप लोग जान गए कि कौन कौन से विषय चर्चा में है और परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलेंगे कल, कुछ नई बातों को जानेंगे, समझेंगे और ऐसे ही रोज़ करंट अफेयर न्यूज़ पढ़ेंगे, ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।